सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। आइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये जो पेपर है आज का आपका सीजी टेट 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और इसके 60 प्रश्न जो है मैं आपको रिवीजन बेसिस पे यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कराने के लिए आ गया हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 91 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में, ये वैदिक साहित्य की बात कर रहा है ना, किस वैदिक साहित्य में गर्भाधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है? मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा साहित्य है जिसमें गर्भाधारण से लेकर के शव दहन मतलब अंतिम क्रिया तक के सारे संस्कार निहित हैं? यह है आपका गृह सूत्र, याद रखिएगा, ठीक है, गृह सूत्र है ना। अच्छा, अगर मैं यहीं से कुछ और पॉइंट की अगर बात करूं, जैसे उपनिषद, अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो सबसे पहले उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, पास बैठकर क्या करना, शिक्षा ग्रहण करना, समीप बैठना। कुल उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें से 13 उपनिषद सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, से 13 क्या है, सबसे मुख्य हैं। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, 13 मुख्य हैं, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ उपनिषद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि आपका कंठोपनिषद है, छंदोपनिषद है। कंठोपनिषद में आपका यम नचिकेता का संवाद का वर्णन है, जबकि छंदोपनिषद में कर्म के अनुसार पुनर्जन्म का वर्णन की व्याख्या की गई है। इसके अलावा आपका मुंडकोपनिषद है, जहां से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है ना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, और उसमें ही आपकी यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से की गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो धर्म सूत्र है चौथा वाला, इसमें आपके वर्णाश्रम की बात किया गया है, राजा का शासन कैसा होगा, क्या होगा, इन सब की चर्चा धर्म सूत्र में की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 92, निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए, क्षेत्रवाद जो होता है किसी एक क्षेत्र में भाषा के विस्तार को बताता है। क्षेत्रवाद क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में, भाई हम लोग का जो क्षेत्र बटा हुआ है वो अधिकतर देखेंगे आप तो भाषा के हिसाब से बटा हुआ है ना, तो क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, एक भाषाई क्षेत्र है। आगे बढ़ते दोस्तों, दीन ए इलाही, मैंने आपको अपने नोट्स में ही पढ़ाया है। दीन ए इलाही क्या था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था, ठीक है। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अव्यय थे? तो दीन ए इलाही में एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे, याद रखिएगा। मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए इस्लाम और हिंदू, इसमें क्रिश्चियनिटी सिख की तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है वो उल्लिखित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंबात की खाड़ी आपका भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजल गया? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 2 बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है, लोथल और सुतकोतदा। सुतका गेंडोर की बात नहीं कर रहा हूं, सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी हिस्सा था बलूचिस्तान में दास नदी के तट पर, जबकि लोथल और सुतकोतदा ये 2 प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। लोथल मिलेगा गुजरात में, गुजरात मिलेगा आपको खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ अरब सागर से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल। सुतका गेंडोर नहीं है, अमरी नहीं है, चनहुदड़ो नहीं है। चनहुदड़ो में याद रखिएगा मनके बनाने का कारखाना था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी। शिवाजी ने 1674 में छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी? समुदाय, संस्कृति, संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा संस्कृति, ठीक है, कल्चर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके जो शासन था वो क्राउन के अधीन कर दिया गया, ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। मैंने आपको पढ़ाया है, निम्बकाचार्य सनकादि के थे, सनकादि संप्रदाय के, ठीक है। तो इस पुष्टि मार्ग का क्या हो गया, वल्लभाचार्य। अगला है, गुप्त वंश या गुप्त शासन की स्थापना, ये भी मैंने आपको नोट दे चुका हूं मैं। गुप्त शासन की स्थापना की थी दोस्तों श्रीगुप्त ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध
का प्रियदर्शी राजा। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मस्की और गुर्जरा में। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, मस्की शिलालेख। मस्की शिलालेख मिलेगा दोस्तों आपको कर्नाटक में, है ना। मस्की कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है, मतलब जहां से मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है। तो मैंने बताया हुआ था आपको, मौर्य वंश में पूरा का पूरा क्या होता है, अलेक्जेंडर आक्रमण करने आता है आपका भारत में, और उस समय जो शासक रहता है, नंद वंश का शासन चलता रहता है, घनानंद। और घनानंद के पास जब जा करके आपके कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जा करके बोलते हैं कि आपका राज्य संकट में है, तो उनको क्या करता है, धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे उनकी जो केस रहते हैं, जो उनकी चुटियां रहती है, वो खुल जाती है। तो वो प्रण करते हैं कि जब तक मैं इस राजा को हरा नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने केस को या अपनी चुटिया को नहीं बांधूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है मौर्य वंश की, है ना। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण जो होगा, इसमें ये सही पॉइंट बैठेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 103 की बात कर लेते हैं। अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना। इबादत खाना का अकबर का कुछ ऐसा प्लान था जहां पे सर्व धर्म के लोग आकर के अपना इबादत कर सकें। इबादत खाना ये फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया था। ठीक है, कहां बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिले की बात कर रहा है, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है क्लियर कट, उसमें मैंने बताया है कि भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला था, चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती और सुहरावर्दी, और उसमें भी सबसे प्रमुख की बात करेगा तो चिश्ती सिलसिला, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर हसन और अमीर दहलवी। याद रखिएगा, ठीक है। अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर दहलवी जो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला। मैंने आपको एक प्रीवियस 60 क्वेश्चन जो कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन फंस गया। ऋषि सिलसिला ये भारत के जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन। दोस्तों सबसे पहले जानिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसे बाद में आगे चल करके रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, कर्जन ने लगाया 1905 में, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को क्या किया, रद्द कर दिया। अगला है दोस्तों, एक तकनीक एक संस्था में सफल होती है, ठीक है, लेकिन दूसरी संस्था में असफल हो जाती है। कोई एक टेक्निक है, वो एक इंस्टीट्यूशन में तो सफल हो जाती है, लेकिन दूसरी संस्था में वही टेक्निक असफल हो जाती है। तो एक समाजशास्त्री की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाजशास्त्री इसको कैसा देखेगा, अपर्याप्त तकनीक नहीं, प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, संगठन की राजनीति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम इसमें बात करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निर्धनता गरीबी के प्रमुख कारण क्या है। अपराध है, भिक्षावृत्ति है, आत्महत्या है, सभी के सभी, है ना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है। यह किया गया था दोस्तों एक सींग वाला पशु, और जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न क्या था, एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु। यूनिकॉर्न क्या था, एक सींग वाला पशु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनिकॉर्न। अगला है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। इसका भी नोट्स मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्टडी सर्कल VC, STUDY स्टडी सर्कल VC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, औरंगजेब। औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है, या जिंदा पीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था। 21 गन सैल्यूट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ये था आपका हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर दोनों था, है ना। हैदराबाद भी था, जम्मू कश्मीर भी था, मतलब ऑप्शन नंबर A और B दोनों। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला है, कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है। कबीर का है बीजक, याद रखिएगा, ठीक है। कबीर की जो रचनाएं हैं वो किसमें संग्रहित है, बीजक में। एक बृहद रूप से प्रयोग किया जाने वाला सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक है, ठीक है, सैद्धांतिक संकल्पनाओं का सही प्रकृति ना होना,
विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता नहीं, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मेनी अनअकाउंटेड फैक्टर्स, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 114 का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? 114 का सही उत्तर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो था, देखिए किस यूनानी शासक के साथ, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था? भारत भेजा था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर है, दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? वैश्विक आतंकवाद एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए भी होता है, समाज में भ्रष्टाचार, उपरोक्त सभी। 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो परिवार चलाने के लिए विवाह अति आवश्यक है, तो बस विवाह में टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई है? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक, मतलब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई है? अगस्ट कॉम्टे, इमैनुअल कांट, लुडविग विट्जेंस्टाइन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुडविग विट्जेंस्टाइन। ठीक है, लुडविग विट्जेंस्टाइन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 119 नंबर, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? कृषि का अपरंपरागत तरीका भी सही है, अशिक्षा भी सही है, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर इसका। ऋणग्रस्तता मतलब बहुत ज्यादा उधार हो गया है ना। अगला प्रश्न है आपका, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपके स्कूल का सारा स्टाफ या जो अध्यापक हैं वो कहाँ हैं? हड़ताल पे हैं, तो आप क्या करेंगे? शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे? नहीं, ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिनमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेशन किया जाए तथा विषय संबंधित चर्चा हो, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से कहें कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष में धरना करें, अरे धरना क्यों देंगे भैया? विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने हेतु प्रेरित करें, यह भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, जूनियर और सीनियर छात्रों का समावेशन किया जाए और उस विषय से संबंधित चर्चा आयोजित की जाए। चलिए अगला है, देखिए 121 नंबर को दोस्तों, इस प्रश्न को क्या किया गया है? विलोपित कर दिया गया आयोग के द्वारा, पर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? पूरा डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद और प्रावधान की बात किया है, 14, 15, 16, 17 मैंने आपको पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से। अनुच्छेद 14 जो होता है दोस्तों, ये बोलता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब लोग बराबर रहेंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, कास्ट या किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति का हो, विधि के समक्ष सब क्या रहेंगे? बराबर। मतलब आर्टिकल 14 का हो गया विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा राज्य। आर्टिकल 16 बोलता है जॉब पाने के लिए सब कोई क्या है? बराबर हिस्सेदार हैं। एक्सेप्शन है ST, SC, OBC। और अनुच्छेद 17 बोलता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा क्या किया है? गड़बड़ कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये उल्टा कर दिया है, यही एक ऑप्शन सही बैठ रहा है। सी का 2 होगा और डी का 4 होगा। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल श्रेणी, माइकल पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। सतपुड़ा माइकल ऐसे बोलते हैं, सतपुड़ा माइकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा माइकल रेंज। तो माइकल श्रेणी किसका हिस्सा हो गया? ये माइकल श्रेणी आपके सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न को थोड़ा सा मैं डिस्कस डीप में करूंगा दोस्तों। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील नहीं है? सबसे पहले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकटक झील। ठीक है, लैगून झील नहीं है की बात किया है, नहीं है, यह हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील मिलेगा दोस्तों मणिपुर में, और ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, मणिपुर में है, मीठे पानी का झील है ना, ये मीठे पानी का झील है। अगर मैं चिल्का की बात करूं दोस्तों, तो चिल्का जो है ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है खारे पानी का। चिल्का जो है तटीय झील है। तटीय का मतलब होता है समुद्र से लगा हुआ। चिल्का मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा समुद्र से लगा हुआ है, और यहीं पे भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। अगर मैं वेम्बानद झील की बात करूंगा तो वेम्बानद झील मिलेगा केरल में। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है यह।
यहाँ पे जो नौकायान का जो प्रतियोगिता होता है ना, वो आयोजित किया जाता है वेम्बानाथ झील में। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में, और इसी पर तुलबुल परियोजना स्थापित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में मिलेगा, और भारत में एक ऐसा झील है जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हुआ है, लोनार झील महाराष्ट्र में। ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखना है। लिखना होगा तो आप इसके वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा रिबाउंड पीछे कीजिएगा और वहाँ से आप इसको सुन लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें और तो कुछ डल झील भी मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील किबुल लामजाओ ये भी मिलेगा आपको मणिपुर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर की ओर। शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धतियों में निम्नलिखित का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। विषय का ज्ञान, विषय की समझ, नहीं, इनका तो किया जाता है। मूल्यांकन विधियों में से क्या नहीं किया जाता है पूछा है, तो विषय का ज्ञान इसका मूल्यांकन किया जाता है। विषय की समझ इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। विषय से संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान नहीं, जी नहीं, मूल्यांकन में हम इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, बाकी सबका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागरीय गर्त और उनकी स्थिति। रोमनसे केंद्रीय प्रशांत महासागर, स्वायर उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, सुंडा पूर्वी हिंद, ये सही है। चैलेंजर उत्तर प्रशांत महासागर, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला वाला दोस्तों गलत है। ठीक है, पहला वाला की स्थिति सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों क्या किया है, इसको आपका अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368, 214, 110, 76 दोस्तों। आर्टिकल 76 बोलता है भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी वह व्यक्ति होता है जिसे भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मैंने आपको पढ़ाया है लोकसभा राज्यसभा में धन विधेयक, आर्टिकल 110 में आता है धन विधेयक। ठीक है। 368 जो है दोस्तों, इसका संबंध भारतीय संविधान संशोधन से है, और 214 में है उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में। क्लियर हो गया। इस हिसाब से इस प्रश्न का क्या हो गया, ए का 4, ये देखिए डी वाला हो गया ए का 4, क्लियर है। बी का 1, बी का 3 गलत ले रहा है, सी का 4, ये भी विलोपित है दोस्तों आपका। ठीक है, ये भी क्या है आपका विलोपित प्रश्न है। थोड़ा सा ऑप्शन का गड़बड़ है वहां पे, बाकी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया उसको देखिए बस, विलोपित से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है नगर पालिका परिषद। अब नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति मतलब उसको हटाने के विषय में क्या सही है की बात कर रहा है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं, सही है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6, ये गलत है, 1/6 नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है, ये भी नहीं है। अगला है परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास, बिल्कुल 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को। और अगला हो गया परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। और क्या हो सकता है, परिषद द्वारा 3/4 बहुमत से, ये गलत हो गया, 2/3 बहुमत होता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, एकदम सही बात है। निर्वाचित मतलब कितने लोग वहां पे इलेक्ट होके गए हैं, उसके आधे से अधिक, मान लीजिए 100 हुए हैं तो 50 से अधिक 51-52 होने चाहिए, और उनमें भी जितने प्रेजेंट हैं उनके 2/3 से अधिक बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। मतलब आपका क्या क्या हो गया, एफ हो गया, डी हो गया और ए हो गया। ए डी एफ देख लीजिए आपका कहाँ है, ए डी एफ आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है दोस्तों सी, यही आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ से संबंधित। सामान्यतः इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात कब होती है, ये होती है दोस्तों 10 से लेकर के 15 जून के बीच स्टार्ट हो जाती है, 10 से 15 जून के बीच। अगला प्रश्न है
129 बोलता है निम्नलिखित मानव विकास सूचकों में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो अधिक रही है। अगला है नगर पालिका परिषद। देखिए नगर पालिका के अब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के विषय में क्या सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा नगर पालिका परिषद का उपाध्यक्ष, अगला ही प्रश्न आ गया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की बात कर रहा है। वह अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बात तो बिल्कुल सही है। पदच्युति के लिए प्रस्ताव परिषद के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, अगला है पदच्युति प्रस्ताव परिषद 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ, बिल्कुल। यहाँ पे 3/4 सदस्यों का हस्ताक्षर क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है वह मतदाताओं के साधारण बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मतदाताओं के साधारण बहुमत से भी उसको हटाया जा सकता है। 2/3 गलत हो गया क्योंकि 3/4 सही होता है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकते हैं, ये भी गलत है। ए हो गया दोस्तों, सी हो गया और डी हो गया। देख लीजिए ACD आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी की बात कर रहा था, सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम में आपको क्रम जमाना है। हिमालय के दर्रों का जैसे जिलेपला, नीति, शिपकिला, जल्ला, जोजिला दर्रा, माना, नीति, लिपू लेखा है ना, जितने भी दर्रा है भारत के हिमालय में उनको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है। सबसे पहले देखिए पूर्व पश्चिम कहाँ है, ये होता है दोस्तों आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। पूर्व से पश्चिम मतलब आपको इधर जमाना है। ठीक है, भारतीय राज्य में पूर्व से पश्चिम जिलेपला, नीति, शिपकिला, जोजिला, जोजिला, शिपकिला नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा पूर्व में आपका जोजिला, उससे थोड़ा पश्चिम की तरफ जाएंगे तो शिपकिला, फिर नीति, फिर जिलेपला। जिलेपला मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, माना, नीति, लिपुलेख मिलेगा आपको उत्तराखंड में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर, इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा कौन सी है। लोक गाथा की बात कर रहा है, लोक गाथा है पंडवानी। ठीक है, अगला देखिए यहां से आपको दोस्तों जो 10 नंबर का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप ज्यादा नहीं, बस इस वीडियो को सुन लीजिए। जो 10 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान है छत्तीसगढ़ का, वहां से भी आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। इस राज्य की संस्कृति के संबंध में कौन सा मूल तत्व है। जनजातीय परंपराएं है, कृषि व्यवस्था है, प्रकृति का सम्मान है, सारी चीजें हैं, है ना। हमारे राज्य में सब चीजें हैं ये सारी। अगला है परिवर्तन शोभ। शोभ मंडल आता है सबसे ऊपर, सबसे मतलब क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता है दोस्तों, 75% भाग पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल में कुल गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है, क्योंकि अब आपको रीजन देना है कि भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि यह प्रश्न विलोपित किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न क्या है, विलोपित किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है कि भारत का संविधान लिखित और कठोर है, नहीं, भारत का संविधान लिखित तो है, कठोर के साथ साथ लचीला भी है। मैंने आपको बताया है प्रीवियस जो मैंने आपको नोट्स वाला वीडियो प्रोवाइड किया है संविधान का पहला वाला, उसमें मैंने बताया है आपको कि जो कठोर होता है और एक लचीला होता है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संविधान संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया दोस्तों, 135 नंबर क्या हो गया, विलोपित हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 136 बोलता है दोस्तों, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता, मूल संकल्पनाओं की समझ। सारे सब सही है भाई, उपरोक्त सभी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर की बात कर लेते हैं। 137 नंबर बोलता है सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अध्यापन के लिए कौन सी संकल्पना सबसे पहले बताई जानी चाहिए। संकल्पना सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले परिवार के बारे में बताया जाना चाहिए, सबसे पहले फैमिली के बारे में, है ना। देखिए अगर आपसे पूछेगा सबसे पहला, तो सबसे पहला परिवार, दूसरा आपका विद्यालय, तीसरे नंबर पे आपका आता है फिर उसके बाद की सारी चीजें। ठीक, अगला है भारत का संविधान लिखित है क्यों। अब ये पूछा है भारत का संविधान लिखित है क्योंकि
यह एक निश्चित अवधि में तैयार किया गया है। जी हाँ, भारत का संविधान एक निश्चित अवधि में तैयार किया गया है। ठीक, यह एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, यह भी बिल्कुल सही बात है। लिखित की बात किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लिखित। यह बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा द्वारा बनाया गया है। देखिए, बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष तो थे संविधान निर्मात्री सभा के, लेकिन लिखित संविधान है यह इसमें कहीं भी नहीं बात कर रहा है। अगला है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह भी सही है, लेकिन लिखित संविधान की बात कर रहा है। लिखित है ना, इसे निश्चित अवधि में लागू किया गया है। जी, इसे एक निश्चित अवधि में लागू किया गया है। एक लिखित संविधान था और इसे एक निश्चित तिथि को लागू किया गया है, यह भी आपका सही है। यह प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और ई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए और बी और ई, आयोग ने इसी उत्तर को क्या किया है, फाइनल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पौष मास की पूर्णिमा, पौष मास की पूर्णिमा, मैं आपको एक वीडियो पर्टिकुलर प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ त्योहार वाला कि कौन से माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा मनाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित आग्नेय चट्टान की बात कर रहा है दोस्तों में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक किसमें होती है? बेसाल्ट चट्टान में, ग्रेनाइट में, पेरिडोटाइट में या गैब्रो में? तो ग्रेनाइट में याद रखिएगा 65% से अधिक होता है सिलिका का मात्रा। अगला है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख को हम लोग कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं लद्दाख को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात? दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। जोग का ही दूसरा नाम गोरसप्पा है। ठीक है, अगला, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक कौन है? इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय, जी एस ग्रियर्सन? जी नहीं, इसका सही आंसर क्या है? हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन? तो मार्क्सवादी दर्शन की अगर हम बात करेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो फिलोसफी है वो मार्क्सवादी फिलोसफी पे बेस्ड है, ये व्याख्या किया है। छत्तीसगढ़ में चौथा चीनी मिल पंडरिया कवर्धा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चौथा चीनी मिल पंडरिया कवर्धा। अगला, नर्मदा जो नदी है भारत की, वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, भारत की अधिकतम नदियां आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा जो नदी है ये निकलती कहाँ से है? आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में, उसके बाद वहां से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहती हैं गुजरात की ओर। गुजरात पे नर्मदा नदी पे ही क्या बना हुआ है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सबसे बड़ी प्रतिमा है। उसके बाद ये आगे जा करके अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं, और ये जो है ना, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का जो डेल्टा है ये एस्चुरी का निर्माण करता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। ठीक, तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद मुखी। क्लियर हो गया? अगला, अध्यापक ने छात्रों से मुगल काल के पतन का कारण पूछा। छात्रों को किस प्रकार की अनुक्रिया का पालन करना होगा? विश्लेषण, एनालाइज करना होगा, छात्रों को एनालिसिस करनी होगी इस चीज के बारे में, है ना, कि क्यों आखिर ऐसा हुआ होगा। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना सही है। चलिए, यही आपका सही ऑप्शन है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। अगला 149 नंबर प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है में न्यायपालिका आवश्यक क्यों है? न्यायपालिका का काम क्या होता है दोस्तों, कि जो कानून बनता है उन कानून के हिसाब से जो भी कुछ विवाद आता है उन विवादों का क्या करना? निपटारा करना। न्यायपालिका का काम है। शासन के 3 अंगों में से एक आपकी व्यवस्थापिका है, एक विधायिका है और एक आपकी न्यायपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो क्यों आवश्यक है? संविधान की व्याख्या करने के लिए। जी हाँ, न्यायपालिका जो होती है यही संविधान की क्या करती है? व्याख्या करती है। बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। संघीय व्यवस्था में पूछा है न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए। अभी हमने जस्ट पढ़ा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका। ठीक है, तो सी भी सही हो गया। उसके बाद आपका डी,
प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का हल, मैंने अभी आपको बताया कि किसी का भी कोई विवाद होगा, उसका विवाद का निपटारा कौन करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा या न्यायालय करेगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए, ये तो गलत है। क्या क्या हो गया? ए, सी और ई। देख लेते हैं ए, सी और ई कहाँ है। ए, सी और ई आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस सेट का अंतिम प्रश्न 60वां प्रश्न है, जो इस्पात संयंत्रों की पूर्व, फिर वही आ गया बात, पूर्व से पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर की बात कर रहा है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों आता है दुर्गापुर प्लांट, ठीक है, उसके बाद आता है आपका बर्नपुर, फिर जमशेदपुर और फिर सबसे लास्ट में राउरकेला, उड़ीसा में पूर्व से पश्चिम की कड़ी में। क्लियर? आई होप आपको, आपके लिए 60 प्रश्न बहुत ज़्यादा मददगार होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।